तो राजस्थान में मॉनसून का मंगल प्रवेश हो चुका है। ये प्रवेश कोटा और भरतपुर के रास्ते हुआ। बारिश से प्रदेश के कई जिले खुशियों से झूम उठे। जयपुर और अलवर सहित आसपास के सभी हिस्सों में भी मॉनसून के काले बादल छाए हुए हैं। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों में मॉनसून के पश्चिमी राजस्थान पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक जयपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। तो 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। अलग अलग जिलों से मॉनसून ने प्रदेश में प्रवेश कर लिया और इसी के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ता जा रहा था, इस बीच लोगों को बारिश के बाद राहत मिलती नजर आ रही है। तो वहीं जयपुर में हुई मॉनसून की पहली बारिश के दौरान ही कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या आ गई। सड़कों पर पानी दरियाबंद बहता नजर आया। नालों की सफाई के काम में देरी होने के कारण कचरे और मलबे से अटे नालों के कारण पानी सड़कों पर बहता दिखा। जयपुर के करतारपुरा नाले के पास चैम्बर में रिसाव होने के कारण यहां नालों के पानी ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी। पानी और गड्ढों के बीच कई वाहन चालकों को असुविधा का भी सामना करना पड़ा। दुपहिया वाहनों के बंद होने से चालकों के लिए ज्यादा परेशानी सामने आई। कई जगहों पर नालों की सफाई के दौरान मलबा निकाला गया, समय पर कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते लोगों को आज परेशानी हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजधानी जयपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मॉनसून की एंट्री के साथ ही प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुल गई है। सड़कें दरिया नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर प्रशासन ने मॉनसून को लेकर कितनी तैयारियां की हैं। और खबर बारिश से खुलती सफाई व्यवस्था के पोल की। मॉनसून की एंट्री के साथ हुई बारिश ने टोंक शहर में नगर परिषद और जिला प्रशासन के हवाई दावों की पोल खोलकर रख दी। करीब 1 घंटे हुए मूसलाधार बारिश के बाद शहर की सड़कें जलमग्न हो गईं। निचली बस्तियों में घरों में पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। इससे पहले हुई बारिश में शहर में बिगड़े हालातों की शिकायतों के बाद खुद जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने लगातार 3 दिनों तक शहर का दौरा कर हालातों में सुधार के दावे किए थे, लेकिन आज हुई बारिश के बाद स्थितियां और भी ज्यादा बदतर हो गई। शहर में सीवरेज और वाटर लाइन का कार्य करने वाली फर्म EMS इंफ्राकॉम की लापरवाहियों ने शहर के हालातों को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। एक तरफ नगर परिषद ने नालों की सफाई नहीं की, वहीं दूसरी ओर ठेका फर्म ने शहर के नालों को मिट्टी डालकर पूरी तरह से चौक कर दिया। नगर परिषद की लापरवाही के चलते मॉनसून पूर्व नालों की सफाई नहीं करने के चलते भी काफी ज्यादा जलभराव के हालात नजर आए हैं। पानी भर जाता, तमाम मकानों में अंदर घुसता पानी, नालियाँ साफ नहीं हो रही, म्यूनिसिपैलिटी का कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई यहाँ पर झाड़ू देने आता, ना कोई नालियाँ साफ करने आता, और आज तक यही परेशानी है। अभी पानी आया तो भर गया। तो यहाँ पर नाले हैं, उसकी सफाई सही ढंग से हो नहीं पाती, जबकि यहाँ पर कलेक्टर साहब खुद आई थी, यहाँ का सर्वे करके गई थी, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, ना साफ सफाई है। यहाँ जरासीम में क्या कहते हैं, अगर 10-15 मिनट भी पानी की बारिश होती है तो पानी भर जाता है, निकासी यहाँ की है नहीं। बारिश का हालत तो ये है कि 5 मिनट के अंदर कुमारों की चौकी के नाला, छत्रगटे का नाला, इसके अंदर पूरा भर जाता है और घुटनों पानी होने लग जाता है। एक तरफ का नाला पूरा चौक है। कलेक्टर साहब महोदय भी आए थे, मगर मैं उस दिन मिल नहीं सका। एक तरफ का पूरा नाला चौक है और वो चौक इस तरीके से है कि वहाँ पे जो बना रखे हैं ये लोहे के, उसके अंदर खुलता नहीं है। और बात बरसात से पानी की। सीकर जिले में गुरुवार शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर लगातार जारी है। कभी रुक कर तो कभी तेज बारिश हो रही है। लगातार हुई बारिश के बाद मौसम सुहाना हो चुका है। बीते 24 घंटों में जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर 17 mm बारिश दर्ज की गई। ऐसा मौसम जिले में 3 जुलाई तक बना रहेगा। बारिश के चलते न्यूनतम तापमान में 5.3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार रात का तापमान 24 डिग्री रहा। सीकर शहर में अब तक प्री मानसून में 4 से 5 बार बारिश हो चुकी है। हर बार नवलगढ़ रोड पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
ये बारिश में यहाँ आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर में जगह जगह पर पानी का जल भराव हुआ है। और बात करेंगे अजमेर की। आज अजमेर में जमकर बदरा बरसे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कभी तेज तो कभी कम बरसात होती रही। प्रशासन और निगम के सभी दावों की भी पोल खुल गई। अजमेर शहर में आज 1.25 इंच बरसात हुई, जिससे सड़कें दरिया बन गई और नालों की सफाई पूरी तरह से नहीं होने के कारण गंदगी सड़कों पर बहने लगी। आना सागर एस्केप चैनल ओवरफ्लो हो गया, जिसके चलते निचली बस्तियों में पानी भर गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इन सब के बीच आज हुई बारिश ने लोगों को लंबे समय से तेज गर्मी और उमस से राहत दिलाई, तो वहीं समय पर मानसून की एंट्री से किसानों के भी चेहरे खिले थे। उधर टोंक में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़कों पर पानी भरने से वाहन फंसते नजर आए। ऐसे में लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर निगम बारिश से पहले जल जमाव को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा था। इस दावे का पोल महज 1 ही घंटे में खुल गया। शहर में कलेक्टर के आदेशों का पालन होता नहीं दिख रहा है। कुछ दिन पहले ही कलेक्टर ने दौरा कर नगर परिषद को बरसात के पानी की निकासी व्यवस्था करने के आदेश दिए थे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अपनी मांग को लेकर 92 दिन से धरना दे रहे सीएचए को पुलिस ने हटा दिया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मामले पर कहा है कि प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है, इसीलिए पुलिस को अपना काम करना पड़ता है, लेकिन उनकी मांगों को लेकर सरकार की बातचीत जारी रहेगी। खाचरियावास ने कहा कि सीएचए के साथ अन्याय नहीं होगा, मुख्यमंत्री से बात कर उनकी समस्या का समाधान करवाने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं से लेकर सांसद बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर लोकतांत्रिक रूप से अपने हक और अधिकार के लिए लंबे समय से धरना दे रहे सीएचए को राजस्थान सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करके धरना स्थल से खदेड़ना अत्यंत निंदनीय कदम है। ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की ओर से ट्वीट किया गया है और जिस तरीके से सीएचए को धरना स्थल से हटाया गया है, इसकी इन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है। तो 92 दिनों से सीएचए यहां पर धरना दे रहे थे, लेकिन धारा 144 का हवाला देते हुए इन्हें यहां से हटा दिया गया। ये सीएचए जितने भी है उनको लेकर पूरी सरकार चिंतित है। जयपुर में धारा 144 लगी हुई है, ऐसे में पुलिस अपना काम करती है, लेकिन सीएचए की जो डिमांड्स है उनको लेकर सरकार की बातचीत जारी रहेगी। सीएचए के मुद्दे पर सरकार ने डिसीजन ले रखा है। मैं इतना कह सकता हूं, जितने भी सीएचए उनके साथ अन्याय नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर से बात करके इनकी समस्या का समाधान करेंगे। खबर जालोर से है। जालोर जिले के साइला वालेरा गांव के महंत पारस भारती महाराज का देर शाम बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने रात के वक्त उनकी गाड़ी पर हमला बोला और महंत पारस भारती को धार्मिक अनुष्ठान से वापस मठ आते वक्त अपहरण कर लिया। वालेरा गांव के दुधेश्वर महादेव मठ के महंत के अपहरण के बाद पूरे जिले में भारी आक्रोश है। घटना की जानकारी मिलने पर पूरे जिले के साधु संतों का गांव में जमावड़ा लग गया। नाराज साधु संतों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही पूरे राजस्थान में उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है।
तो महंत का देर रात अपहरण कर लिया गया है, जिसको देखते हुए लोगों में भारी आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इसके साथ ही उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। एसपी कलेक्टर महोदय भी उपस्थित होकर गए, जनता से रूबरू हुए और सबने निर्णय लिया है, कहते शीघ्र इस घटना का हमें पर्दाफाश होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। संतों ने और सभी ग्रामवासियों ने निर्णय लिया है, शाम तक ये निर्णय और ये पर्दाफाश होना चाहिए, वरना आगे कल के दिन में आगे और नया मोड़ लिया जाएगा। ये जनता ने और सब संतों ने निर्णय लिया है। जालौर जिले के सायला क्षेत्र के जो वालेरा गांव है, वहां के जो महंत है, उनके अपहरण को लेकर जिस तरीके से घटना सामने आई, उसको लेकर पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची है। जालौर के जिला कलेक्टर, जालौर पुलिस के कप्तान हर्षवर्धन अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे हुए, मौका मुआयना किया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कलेक्टर साहब है। कलेक्टर साहब, जिस तरीके से घटना हुई है, आप और एसपी खुद मौके पर पहुंचे हैं, ग्रामीणों से वार्ता भी हुई है, साधु संत भी पहुंचे हैं, तमाम चीजों को लेकर क्या कहना है ग्रामीणों का, और आखिर इस तरीके से वारदात जो अंजाम दिया गया है, इन तमाम पहलुओं को लेकर क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? देखिए, अभी एसपी साहब मेरे साथ ही हैं। वारदात की जांच करने के लिए, उसकी तफ्तीश के लिए 4 थानों की टीमें लगी हुई हैं और पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा हो जाए। अभी हम लोग आए थे यहाँ पे मठ में, साधु संतों से भी हमारी चर्चा हुई है और लोगों से भी बात हुई है, और यही कोशिश है कि जल्दी से जल्दी, ताकि पुलिस को हम अपना काम करने दें, ताकि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा हो। साहब, जिस तरीके से घटना की जानकारी मिलने के बाद जो स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी, पड़ोसी जिला बाड़मेर भी अलर्ट कर दिया गया ताकि उनका मूवमेंट है कहीं तरीके, और पूरे जिले की जो पुलिस है एक्टिव है। ऐसे में जालौर पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, हर साधु संतों के साथ किस तरीके की वार्ता हो गई? जैसा कि सुबह सूचना मिली कि जहां मौके पे अभी खड़े वालेरा गांव में, वहां पर उनकी गाड़ी मिली थी पारस भारती महाराज जी की, और उसमें कुछ कांच के टुकड़े भी मिले थे। तो उसी को देखते हुए हम अनुसंधान को आगे बढ़ा रहे हैं। अलग अलग टीमें गठन की गई है और इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें वो मिल जाए, जिससे कि सारा मामला स्पष्ट हो जाए और खुलासा हो जाए। सर, एक बात, उनके साथ में और भी कोई था क्या जिस वक्त महंत गाड़ी में सवार था? अभी ऐसी बात सामने नहीं आई। अभी तक तो यही पता चला है कि वो स्वयं गाड़ी चला रहे थे। निश्चित तौर से जालौर की पुलिस है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तमाम जगहों पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, और एसपी कलेक्टर सहित तमाम जो 4 जिलों की पुलिस है वो यहाँ पर एक्टिव है, और ग्रामीणों से भी वार्ता की जा रही है, साधु संतों से भी वार्ता की जा रही है कि शांति बनाए रखे। तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का आक्रोश है वो भी बढ़ता जा रहा है, गाँव में भीड़ भी इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है। निश्चित तौर से एक महंत के हुए इस अपहरण कांड को लेकर पुलिस पूरी तरीके से हरकत में आ चुकी है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18, जालौर। और कर लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान में एक और कदम बढ़ाते हुए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ एमओयू किया है। इसके तहत राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए एमओयू के तहत प्रदेश में करीब 50,000 करोड़ का निवेश होगा, साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की मौजूदगी में एमओयू पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए। मौजूदा समय में राजस्थान देश भर में 18,701 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं की स्थापना के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा से जुड़े सोलर पार्क स्थापित करने के लिए कुछ अन्य एमओयू भी आने वाले हैं। समय में इसे किए जाएंगे ताकि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान नंबर 1 की स्थिति में बना रहे। राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो सोलर एनर्जी की पॉलिसी लाई गई है, उसमें भी जो सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने वाले लोग हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं भी सरकार के द्वारा दी जा रही है। उसी क्रम में आज मैं बताना चाहूँगी, राजस्थान देश का पहला राज्य है सोलर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य हमारा प्रदेश बन गया है। और आज जो एमओयू हुआ है वो एनटीपीसी के साथ 10,000 मेगावाट का यानी 10 गीगावाट का एमओयू आज एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ और हमारे विभाग के अधिकारी भास्कर सावंत जी के द्वारा किया गया है। उधर झालावाड़ के जिला कारागृह में इन दिनों कैदियों की पाठशाला चल रही है। जिला जेल में बंद करीब 168 निरक्षर कैदी इन दिनों जेल में पाठशाला में पाठ सीख रहे हैं।
उन्हें शिक्षा दे रहे हैं जेल में ही मौजूद कुछ शिक्षक बंदी। पाठशाला में नियमित रूप से 3 घंटे पढ़ाई कराई जा रही है। जेल में ये नवाचार झालावाड़ जेल के डीएसपी वैभव भारद्वाज के प्रयासों से किया जा रहा है। डीएसपी ने जेल में बंद अनपढ़ कैदियों को साक्षर बनाने का बीड़ा उठाया है और धीरे धीरे उन्हें अपने इस नवाचार में सफलता भी मिलने लगी है। कहाँ की टिकट है, किस तारीख की टिकट है, कितने लोगों की टिकट है, कितने पड़ोसी को दिखाते हो, देखना भाई साहब। शिक्षा जीवन के अंधकार को दूर करती है। एक निरक्षर व्यक्ति और साक्षर व्यक्ति में सबसे ज़्यादा अंतर यही होता है कि साक्षर व्यक्ति का विवेक निरक्षर व्यक्ति की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही होता है, क्योंकि शिक्षा जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। मैं यहाँ इनको इतना साक्षर तो नहीं कर सकता, क्योंकि जेल की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, मजबूरियाँ हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि एक जनरल चीज़ें ये सीख जाएँ। आज चालू हुई, कंजरों को हम जराइम पेशा को मानते हैं, लेकिन ये लोग भी अच्छी रुचि दिखा रहे हैं पढ़ने के प्रति और प्रशासन हमारा पूरा सहयोग करता है। ये हमारे जो अध्यापक हैं ये हमें बहुत अच्छी प्रेरणा देते हैं और जेल प्रशासन भी हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे माता पिता तरह हमें बच्चों की तरह देखभाल करते हैं। खबर उदयपुर से। उदयपुर में कर्फ्यू के बीच आज दोपहर 3 बजे से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। भगवान जगन्नाथ 21 फीट ऊंचे नवनिर्मित चांदी के रथ में विराजित होकर जगदीश चौक नगर भ्रमण पर निकले। रथ यात्रा में 100 से अधिक समाज और संगठनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भगवान के रथ को भक्तों द्वारा खींचा गया। 7 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा को पूरा होने में करीब 8 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। रथ यात्रा समिति ने बताया कि हमारी यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही है। इस बार न ही गुलाल फेंका जा रहा है और न ही किसी तरह की आतिशबाजी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई है। चांदी के रथ पर सवार होकर भगवान यात्रा के लिए निकले हुए हैं और इस दौरान भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और भगवान को अपने कंधों पर बैठाकर इस वक्त यात्रा कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा में करीब 8 घंटे का वक्त लगेगा। उदयपुर में आज बहुत भव्य जो भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकल रही है और उदयपुर शहर के परकोट से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भव्य विजुअल, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवा ध्वज और तिरंगे के साथ जो रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ की, भगवान जगदीश महाराज की, आज ये जो रथ यात्रा यहाँ से निकल रही है और शहर के परकोटे से ये यात्रा निकल रही है। आप देख सकते हैं भक्त जो है, श्रद्धालु जो है, उदयपुर वासी जो है, किस तरीके से यहाँ पर देशभक्ति गीतों के ऊपर झूमते नाचते करते चल रहे हैं। तिरंगा ध्वज और भगवा ध्वज वहाँ हवा लहराया जा रहा है और देख सकते हैं भव्य शोभा यात्रा, भव्य रथ यात्रा यहाँ से गुजर रही है। और यहाँ पर सबसे पहले जो जगदीश चौक है उदयपुर में, वहाँ से ये रथ यात्रा प्रारंभ हुई। हर साल की तरह आज भी रथ यात्रा निकाली गई। हालांकि कन्हैयालाल शो के मर्डर के बाद में एक बार ये लग रहा था कि ये रथ यात्रा निकाली नहीं जाएगी, लेकिन उसके बावजूद आज पुलिस ने परमिशन दी और रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा आज परकोटे के यानी अलवर के जो उदयपुर के परकोटे जगह जगह से यहाँ पर निकल रही है। देखिए लोगों में बहुत। तो वहीं भरतपुर शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होकर निकली। रथ यात्रा के दौरान शहर के मथुरा गेट पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया। यात्रा निकाल रहे श्रद्धालुओं ने भी श्री राम का दुपट्टा पहनाकर मुस्लिम भाइयों को गले लगाया। रथ यात्रा में मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर पुष्प वर्षा की और कहा कि गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे कायम, यही है उद्देश्य। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर एकता की मिसाल पेश की गई। उदयपुर की घटना को लेकर दुखद भी बताया गया और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की गई। उन्होंने कहा ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए प्राइम डिबेट। नमस्कार।